सभी छात्रों को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा रखते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और डिजिटल माध्यम के द्वारा अपने शिक्षण को जारी रखते हुए आज भूमंडलकृत विश्व का बनना यानी वैश्वीकरण प्रक्रिया के आगे के चरणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। 19वीं शताब्दी में वैश्वीकरण का दौर तेजी से फैल रहा था। विश्व के तमाम बहुत सारे यूरोपीय राष्ट्र दुनिया के तमाम देशों में अपने उपनिवेश स्थापित कर रहे थे, अपने औद्योगिकरण व्यापार को बढ़ा रहे थे। ऐसी अवस्था में विश्व के यूरोपीय देशों को, जैसे ब्रिटेन को, फ्रांस को, अमेरिका को, ऐसे राष्ट्रों को अपने वहां उद्योगों में, चाय बागानों में, खाद्यान्नों में मतलब खदानों में, सड़कों के निर्माण के लिए, रेलवे के निर्माण के लिए बड़े मात्रा में मजदूरों की आवश्यकता पड़ती थी। ऐसे स्थिति में ब्रिटेन भारतवर्ष से और चीन से लाखों की संख्या में मजदूरों को अपने वहां काम के लिए ले जाता था, जैसे चाय बागानों में काम करने के लिए, खदानों में काम करने के लिए, उद्योगों में काम करने के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए, रेलवे के निर्माण के लिए भारत से और चीन से लाखों की संख्या में मजदूरों को ब्रिटेन में ले जाया जाता था। भारत से जिन मजदूरों को ब्रिटेन में ले जाया जाता था काम के लिए, इन कामों के लिए, उनके साथ, उन मजदूरों के साथ एक एग्रीमेंट किया जाता था और भारत के जो मजदूर इस एग्रीमेंट को स्वीकार कर लेते थे उनको यहां के स्थानीय भाषा में गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। यानी जो मजदूर एग्रीमेंट को स्वीकार करते थे वे गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे और वे इन देशों में जाकर खदानों में, चाय बागानों में, सड़कों के निर्माण में, रेलवे के निर्माण में काम करते थे। एक बार अनुबंध के तहत जब ये गिरमिटिया मजदूर ब्रिटेन चले जाते थे या वेस्ट इंडीज चले जाते थे या अन्य किसी यूरोपीय देशों में चले जाते थे तो वे अपनी इच्छा से वापस नहीं आ पाते थे, उनका शोषण वहां होता था। बहुत सारे मजदूर तो वापस आ ही नहीं पाए, बहुत सारे श्रमिक, ऐसे गिरमिटिया श्रमिक वापस आ ही नहीं पाए और वहीं बस गए मजबूरी में। इसका उदाहरण भी आपके सामने है। जैसे वेस्ट इंडीज के क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ियों का नाम आपने सुना होगा, एक चंद्रपाल और दूसरा राम नरेश सरवण। चंद्रपाल और राम नरेश सरवण वेस्ट इंडीज के क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, लेकिन इनका अन्य खिलाड़ियों का जो नाम है वो अलग है। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों का नाम भारत के लोगों के नामों से काफी मिलता है। इसका मतलब ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे गिरमिटिया मजदूर भारत से अनुबंध के तहत वेस्ट इंडीज में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, अमेरिका में गए और वहीं बस गए और उन्हीं के वंशज ये कहलाए जो इनके इस प्रकार के नाम आज हमारे सामने हैं। परंतु इन गिरमिटिया मजदूरों का बहुत ही शोषण वहां होता था। एक बार जो मजदूर अनुबंध को स्वीकार कर लेता था वह इन सभी देशों में जाता था काम करने के लिए, लेकिन अपने मर्जी से वापस नहीं आ पाता था। इस नाते इन यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा उनका शोषण किया जाता था। आपको पहले बताया गया है कि भारतवर्ष में राष्ट्रवाद के उदय के अंतर्गत जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रवादी नेता थे वे भारतीय जनता के हितों के रक्षा के लिए ब्रिटेन सरकार के सामने आवाज उठाते थे। तो आगे चलकर 1921 में भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा इन गिरमिटिया मजदूरों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाया गया और ब्रिटेन की सरकार के ऊपर दबाव डाला गया कि इस प्रकार के अनुबंध को बंद किया जाए। और तब जाके ब्रिटेन की सरकार ने भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के दबाव के चलते 1921 में इस एग्रीमेंट को, जिसके तहत गिरमिटिया मजदूर जाते थे इन देशों में काम करने के लिए, उसको समाप्त कर दिया गया। अब आगे देखिए, भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारतीय व्यापार, भारत के अंदर कैसे उपनिवेशवाद की स्थापना हुई और किस प्रकार से पूरा विश्व की व्यवस्था का वैश्वीकरण हुआ। भारत में प्राचीन काल से ही महीन किस्म की कपास, उन्नत किस्म की महीन किस्म की कपास पैदा होती थी और इस कपास को यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। तो भारत का निर्यात बहुत ज्यादा था। भारत में उत्पादित होने वाला कपास यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। परंतु 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के अंदर औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए गए और 19वीं शताब्दी से पहले जब ब्रिटेन का औद्योगिकरण नहीं हुआ था, तब तक भारत से महीन रेशे की कपास, सूती कपड़े, धागे और अन्य चीजें बड़े मात्रा में यूरोपीय देशों को, ब्रिटेन को और अन्य देशों को निर्यात की जाती थी। लेकिन 19वीं शताब्दी में जब इंग्लैंड में औद्योगिकरण हो गया बड़े पैमाने पर, तो इस औद्योगिकरण को देखते हुए बड़े बड़े वहां सूती वस्त्र उद्योग स्थापित कर लिए गए, अन्य कल कारखाने स्थापित कर लिए गए। तो इसके तहत वहां के किसानों ने उससे संबंधित कृषि उत्पाद को उत्पादन करना प्रारंभ किया और बड़े पैमाने पर कपास का उत्पादन वहां होने लगा और कपास का उत्पादन होने लगा और उससे निर्मित बहुत सारी वस्तुएं वहां के मिलों में और उद्योगों के अंदर बनने लगी। इस नाते ब्रिटेन के उद्योगपतियों के दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने भारतवर्ष से आयातित होने वाली, यानी भारत से जो निर्यात किया जाता था ब्रिटेन को, तो भारत से ब्रिटेन को निर्यात की जाने वाली जो कपास और उससे निर्मित वस्तुएं थीं, उसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। और जब ब्रिटेन की सरकार ने ऐसा किया तो हमारे निर्यात पर, कपास के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा, कपास और उससे निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। लगभग 18वीं शताब्दी तक, 1800 ईस्वी तक, भारत से निर्यातित होने वाले कपास और अन्य वस्तुओं का जो प्रतिशत था वह 30% था। आगे चलकर 1815 में यह हो गया 15% और 1870 तक जाते जाते कपास और उससे बनने वाली वस्तुओं का निर्यात घटकर क्या हो गया, 3% पर आ गया। यानी 1800 ईस्वी में जो निर्यात कपास और उससे निर्मित वस्तुओं का 30% था, 30% था, वह 1870 तक आते आते 3% रह गया। तो हमारे निर्यात में इतनी गिरावट आई। यह गिरावट क्यों आई? क्योंकि अपने उद्योगों को, अपने कृषकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने एक तो सीमा शुल्क को बढ़ा दिया और दूसरा भारत से आयातित होने वाले कपास को पर रोक लगा दिया और उससे निर्मित वस्तुओं पर। अब ब्रिटेन बड़े पैमाने पर वैश्वीकरण के तहत दुनिया के तमाम देशों के साथ जो है व्यापार करता था। अब व्यापार के दो पहलू होते हैं कि हम अधिक से अधिक मात्रा में दूसरे देशों को निर्यात करें और हमारा उस देश से आयात होने वाला सामान कम हो। यानी यदि हमारा निर्यात मूल्य ज्यादा है और आयात मूल्य कम है तो हमारा व्यापार अधिशेष मुनाफे में है। तो ब्रिटेन क्या करता था, बड़े मात्रा में भारत को, चीन को
वहां के उद्योगों से निर्मित वस्तुओं को निर्यात करता था और बदले में भारत से रॉ मटेरियल्स, कच्चा सामग्री, वह आयात करता था। तो कच्चा सामग्री सस्ता होता था और औद्योगिकरण के तहत वहां से निर्मित वस्तुएं भारत और चीन में जो बिकती थी वह महंगी होती थी। इस नाते उसका व्यापार अधिशेष क्या था, अच्छा था। इसके लिए ब्रिटेन ने कई उपाय ढूंढे, जैसे भारतवर्ष में वह जिन तमाम सारी वस्तुओं को जो निर्यात करता था उसके बदले में वह कच्चा माल लेता था, तो निर्मित वस्तुएं अधिक मूल्य की होती थी और कच्चा माल कम मूल्य का होता था, तो उसका व्यापार अधिशेष संतुलित था। लेकिन चीन से वह बहुत सारे कच्चा माल लेता था, जैसे चाय लेता था चीन से बड़े पैमाने पर। यूरोप में चाय अधिक खपत थी, ब्रिटेन में अंदर, यूरोपीय देशों के अंदर, तो ब्रिटेन चीन से चाय बड़े पैमाने पर आयात करता था। लेकिन चीन को निर्यात करने के लिए उसके पास कोई ऐसा सामान नहीं था। इस नाते उसने क्या किया, भारत में बहुत सारे किसानों से अफीम की खेती करवाई, क्योंकि चीन में अफीम की बड़ी मांग थी, अफीम लोगों की लत थी। तो उसने क्या किया, इस व्यापार अधिशेष को संतुलित करने के लिए ब्रिटेन ने क्या किया कि भारत में अफीम का उत्पादन करवाना शुरू किया और भारत से उत्पादित होने वाली अफीम को लेकर चीन को निर्यात करता था और चीन से अन्य वस्तुओं को, कच्चा माल अपने लिए आयात कर लेता था। इस नाते उसका व्यापार अधिशेष वहां भी संतुलित हो गया। अब देखिए विश्व युद्धों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या रही। प्रथम विश्व युद्ध जो है अगस्त 1914 में प्रारंभ हुआ और 1918 तक लड़ा गया। इस प्रथम विश्व युद्ध में पूरा विश्व दो खेमों में बटा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध अगस्त 1914 से प्रारंभ हुआ, 1918 तक चला। इस युद्ध के दौरान विश्व समुदाय के राष्ट्र दो खेमों में बटे हुए थे। पहला मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन सम्मिलित थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, इनको मित्र राष्ट्र कहा गया। और दूसरा क्या था? धुरी राष्ट्र यानी केंद्रीय शक्तियां। इस धुरी राष्ट्र यानी केंद्रीय शक्तियों के अंतर्गत जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की, जिसको तुर्की बोलते हैं, जिसको ऑटोवान साम्राज्य भी कहा जाता है, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की इसमें सम्मिलित थे। प्रथम विश्व युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो भारत प्रत्यक्ष रूप से तो इस युद्ध में सम्मिलित नहीं था, लेकिन ब्रिटेन की तरफ से भारत सम्मिलित था। पूरा विश्व प्रत्यक्ष और परोक्ष तरीके से इस प्रथम विश्व युद्ध में समाहित हो गया। यह पहला ऐसा युद्ध था जो स्थल पर, जल में और आकाश में एक साथ लड़ा गया। इस प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया। इस विश्व युद्ध में लगभग 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ से ज्यादा लोग क्या हो गए? घायल हो गए। इस विश्व युद्ध के पश्चात बहुत सारे विश्व के राष्ट्र, जिसमें ब्रिटेन भी सम्मिलित था, वहां आर्थिक मंदी व्याप्त हो गई। ब्रिटेन के अंदर मंदी इतनी व्याप्त हुई कि हर 5 में से 1 मजदूर के पास काम नहीं था प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद। ऐसे स्थिति में अमेरिका, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने आप को शक्तिशाली करने में जुटा हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों को यानी, और दूसरे तरफ जो थे धुरी राष्ट्र यानी केंद्रीय शक्तियों को, वह बड़े पैमाने पर अस्त्र बेचता रहा और इस नाते उसकी अर्थव्यवस्था प्रगति पर थी और दुनिया के अन्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी आ गई। ऐसे दौर में जो है बड़े पैमाने पर
उत्पादन और उपभोग की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और इस उत्पादन और उपभोग की प्रक्रिया में अमेरिका सबसे अग्रणी राष्ट्र बना। अमेरिका के अंदर हेनरी फोर्ड फोर व्हीलर कार जो है उसके मालिक का नाम है हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड ने वहां बड़े पैमाने पर अधिक मात्रा में उत्पादन प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए एक नया आविष्कार किया और इसे कहा गया असेंबली लाइन। असेंबली लाइन का उन्होंने कहां से इसका उदाहरण लिया, कहां से उनके दिमाग में, हेनरी फोर्ड के दिमाग में यह बात आई। जैसे ब्रिटेन के अंदर बूचड़खाने जो होते थे वहां जानवर को वो मारकर उसके ऊपर से खाल उतार कर और उसको बड़े से टब पर रख दिया जाता था। जब क्रेता आता था, खरीदने वाला व्यक्ति आता था, तो वहां सब सामान रखे थे। खरीदने वाला व्यक्ति, क्रेता जो होता था, उस मांस में से जो टुकड़ा उसे पसंद था वो काटकर तोड़ कर ले लेता था। और इस तरह से किसी को बेचना नहीं था। सब लोग आते थे, मांस का टुकड़ा काटते थे, अपने हिसाब से लेकर चले जाते थे। इसी प्रक्रिया को देखकर अमेरिका के उद्योगपति हेनरी फोर्ड के दिमाग में असेंबली लाइन प्रक्रिया का जन्म हुआ। असेंबली लाइन होता क्या है? असेंबली लाइन में फैक्ट्री के अंदर मजदूर पंक्तिबद्ध तरीके से खड़े होते हैं, कतारबद्ध तरीके से खड़े होते हैं। और जैसे फोर्ड कार की इंजन बनाना है तो वह इंजन एक व्यक्ति, एक श्रमिक के सामने रुका और उसमें से एक पार्ट वह श्रमिक उसमें एडजस्ट कर दिया। उसके सामने वह इंजन रुकेगा कम से कम आधा से 1 मिनट, फिर वह इंजन आगे बढ़ जाएगा। अगला जो श्रमिक होगा उसमें अन्य किसी पार्ट को कस देगा, फिर वह आगे बढ़ जाएगा। आगे जो खड़ा है श्रमिक वह उसमें से किसी अन्य कल पुर्जे को लगा देगा। इस तरह से वह चलता रहता है। एक श्रमिक यदि कहीं उसमें कमजोरी किया, काम करने में कोताही बरता, तो सारे प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए कोई भी एक निश्चित समय तक ही वह इंजन उस श्रमिक के सामने खड़ा रहेगा और तब तक उसको अपना काम कर देना है। इस नाते वह काम चोरी नहीं कर सकता है। इस नाते लगातार वह काम श्रमिक करते रहते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया से इसमें क्या आती है? तीव्रता आती है। श्रम अधिक करना पड़ता है श्रमिक को। जो उद्योगपति होता है उसको लाभ होता है। उत्पादन कम समय में बड़े मात्रा में होता है। तो इस तरह से अमेरिका के अंदर इस नई प्रणाली असेंबली लाइन का उदय हुआ, जहां एक तरफ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के बहुत सारे राष्ट्र, जैसे उसमें ब्रिटेन भी सम्मिलित था, आर्थिक मंदी के हालात से गुजर रहे थे। बेरोजगारी वहां बढ़ रही थी, उत्पादन में गिरावट आ गई। वहीं इस दौर में अमेरिका बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रक्रिया को अपनाया और असेंबली लाइन उसमें एक महत्वपूर्ण खोज रही। थैंक यू।